चलो, तो हम लोग पढ़े का हिंदी ना। तो बोल रहा है कि बिरजू महाराज कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, हम लोग का पहला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे। किनके बारे में बता रहा है? बिरजू महाराज ना। ठीक है, तो बिरजू महाराज सितार बताते थे, गिटार, हारमोनियम, तबला, सरोद आदि वाद्य यंत्र को क्या करते थे? बजाते थे। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न था कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र को क्या करते थे? बजाते थे। तो बिरजू महाराज क्या बजाते थे? सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, सरोद, यानी इतना सारे वो यंत्र को क्या करते थे? बजा देते। कौन बजाते थे? बिरजू महाराज। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ठीक है, यानी दूसरा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर, मतलब ये कहाँ से आए थे? भारत के बाहर से, यानी भारत के रहने वाले नहीं थे। तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से 8वीं सदी, यानी किस सदी में आए थे? 8वीं सदी में। ठीक है, आरंभ अवंती, अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने पहली बार आया था तो कब आया? 8वीं सदी में। और किस प्रदेश में आया था? अवंती प्रदेश में आया था। ठीक है, कौन आया था? गुर्जर प्रतिहार। बाद में उन्होंने कनौज पर कब्जा कर लिया, यानी बाद में आकर कनौज पर अपना क्या कर लिया? अधिकार जमा कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। ठीक है, कौन कब्जा कर लिया? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अगला है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? यानी तीसरा प्रश्न हम लोग का है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में। यानी लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? गांव में हो सकता है। भारत गांव का देश है। भारत कैसा देश है? गांव का देश है। ठीक है, और भारत किसानों का देश है। यहाँ अधिकांश लोग किसमें लगे हुए हैं? कृषि में ना। ठीक है, भारत के अधिकांश जो लोग हैं काशी में लगे हैं? कृषि में। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। इसलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही हो सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग का प्रश्न था कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में हो सकता है। और भारत किसका देश है? गांव का देश है। और भारत किसानों का भी देश है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। इसलिए सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में हो सकता है। ठीक है, तो पूछेगा, लेखक की दृष्टि में भारत का दर्शन कहाँ हो सकती है? गांव में। भारत कैसा देश है? गांव का देश है ना। और किसका? भारत किसानों का भी देश है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है? ठीक है, यानी लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लेखक और रामपुर, नीचे ये गलत है। ठीक है, यहाँ होगा लखनऊ। ठीक है ना, लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था, मतलब अलग अलग संबंध था। कहाँ कहाँ से? लखनऊ और रामपुर से। किसका संबंध था? बिरजू महाराज का। ठीक है, यानी बिरजू महाराज का लखनऊ और रामपुर से अभिन्न, मतलब अलग अलग संबंध था। लखनऊ बिरजू महाराज की जन्मस्थली थी, यानी बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, पूछेगा कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो रामपुर उनकी बहनों का जन्म स्थली थी, यानी रामपुर में किसका जन्म हुआ था? बहनों का। ठीक है, यानी बिरजू महाराज की बहनों का जन्म कहाँ हुआ था?
और बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है। बिरजू महाराज हमेशा रामपुर में नृत्य प्रस्तुति के लिए जाते थे। मतलब बिरजू महाराज नृत्य करने के लिए कहाँ जाते थे? रामपुर में जाते थे। ठीक है ना। पूछेगा कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? और रामपुर में किसका जन्म हुआ था? ठीक है। रामपुर में बिरजू महाराज क्या करने जाते थे? नृत्य करने के लिए वो जाते थे। कौन जाते थे? बिरजू महाराज जाते थे। ठीक है। चलो 5वां प्रश्न है ना। मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था? यानी मछली को कौन छूता था? संतु। तो संतु अभी संतु क्या है? अबोध है। ठीक है। अबोध का है, बालक है। उसे नहीं मालूम कि मछली काटती नहीं है। यानी उसे पता नहीं था कि मछली क्या करती है। वो सोचता कि मछली क्या करती है? काटती है। ठीक है। इसलिए वो मछली को जल्दी पकड़ता नहीं था। कौन? संतु। इसलिए मछली को छूने से हिचक रहा था। यानी मछली को छूने से कौन हिचक रहा था? संतु ना। बड़े भाई, यानी बड़े भाई का क्या नाम था? नरेंद्र ना। भाग भाग। ठीक है। देखो, तो वो रह के हाल नहीं, बड़े भाई के समझने पर एक बार छूता है। मतलब जब वो बड़े भाई से कहता है, बड़े भाई बोला कि एक बार छुओ, तब जाके वो क्या करता है? छूता है। कौन छूता है? संतु। किसको छूता है? मछली को। यानी मछली को कौन छूता है? किसके कहने पर? बड़े भाई को कहने पर मछली को छूता है। कौन छूता है? संतु। ठीक है। लेकिन झट से अपनी उंगलियां हटा लेता है। यानी थोड़ा सा इसे छूता है और फिर क्या करता है? वो हटा लेता है। कौन हटा लेता है? संतु। संतु के मन में अभी भी क्या था? डर था। यही डर था कि मछली क्या कर जाएगी? काट देगी। ठीक है। चलो पूछेगा, संतु किससे डरता था? मछली से ना। और किसके कहने पर मछली को छूता है? बड़े भाई के ना। ठीक है। अगला है, कह रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए भीम अम्बेडकर ने किन विशेषताओं को क्या माना? आवश्यक माना। हमारा 6ठा प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज को क्या माना है? आवश्यक माना है। ठीक है। यानी पहला कि स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, बंधुत्व मतलब भाईचारा होना चाहिए। ठीक है। तो वो समाज की आवश्यकता मानते हैं। यानी ऐसे समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। मतलब सभी जनता का होना चाहिए, भलाई होना चाहिए। ठीक है ना, रक्षा होना चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। ठीक है। कैसा भाईचारा होना चाहिए? दूध पानी की तरह। अगर दूध में अगर पानी डालेगा तो ये ना हो जाए, उसी तरह ऐसा भाईचारा होना चाहिए, मतलब कि ना पता चले। ठीक है। तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारा प्रश्न था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? ठीक है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को क्या माना है? आवश्यक माना है। यानी स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होना चाहिए और बंधुत्व मतलब भाईचारा होना चाहिए। ठीक है।
और ऐसे समाज में सबको हितों की क्या होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए, यानी सबको रक्षा होनी चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी की मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, ठीक है, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। अगला है, सेन साहब ने खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? कौन देखते थे? सेन साहब। किसमें देखते थे? खोखा में। सलाई का खोखा नहीं, लड़का का नाम है ना, ठीक है। सेन दंपत्ति को खोखा में इंजीनियर बनाने की संभावनाएं दिखाई देती थी। ये देखते थे कि जो खोखा है क्या बनना चाहेगा, अगर थोड़ा सा उनको हिट कर दिया जाएगा, थोड़ा सा सिखा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कौन बन जाएगा, खोखा, ठीक है। सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर कहा था गुमान था, अपने आप पर उनको कहा था गुमान था। सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बड़े मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक-पीट करेंगे। अगर घर के जो पहले तो छोटा छोटा मिस्त्री है, सोचे कि बढ़ ही जाएगा तो जरूर खोट खट करने के लिए क्या करेगा, सिखाएगा, ठीक है। तो अभी छोटा छोटा काम करेगा। तो बोला कि सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर कितने घंटे, 1 या 2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक पीट करेंगे। ठोक पीट कौन करेगा, मिस्त्री ना, बढ़ई ना, यानी बढ़ई आकर किसके साथ ठोक पीट करेगा, खोखा के साथ। यानी ये बात कौन कहा थे, सेन साहब, ठीक है। तो खोखा की उंगलियां आज से औजार में वाकिफ रहेगी, उसका जो उंगली है थोड़ा टाइट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही है, बोला है कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। तो सेन दंपत्ति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखाई देती है। सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर कहा था गुमान था। सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बढ़े मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे क्या करें, साथ कुछ ठोक पीट करेगा। तो खोखा की उंगली आज से ही क्या हो जाएगी, औजार की तरह काम करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। अगले, बहादुर के आने से लेकर घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा? मतलब जब बहादुर भागने की बात नहीं करे, आने की बात कर रहे हैं ना, कि जब आया तो आपके बात कर रहे हैं कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव, यही बात है ना। तो बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया था। मतलब जो बहादुर आया था लेखक घर तो खुशी खुशी का था माहौल था, ठीक है ना। वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबको दिल जीत लेता था। कौन जीत लिया था, बहादुर। जितने वो परिवार में रहने लोग थे उन लोगों का जो दिल था तो सबको जीत लिया था। किस बल पर जीत लिया था, हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर, ठीक है ना। यानी मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था। कौन जीत लिया था, बहादुर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों को आदत का हो गए, बिगड़ते गए। धीरे धीरे घर के लोगों की आदत का होने लगे, बिगड़ने लगे। घर के सभी लोग आलसी होने लगे। अब उन लोग को आराम मिलने लगा तो सभी लोग क्या होने लगे, आलसी होने लगे। आराम कौन देता था, बहादुर। बहादुर जब तक घर था तब तक घर में खुशियां का माहौल छाया रहा। जब तक बहादुर घर में था तो तब तक क्या था, खुशियां ही खुशियां था। खुशियां क्यों था भाई, क्योंकि सबको सबको काम किया करता था, है कि नहीं। जो भी कोई व्यक्ति कहता था तो वो काम को पूरा करता था और हंसता भी था और सबको हंसाता भी था। कौन हंसाता था, बहादुर, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर कल